हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अ, अभी तक हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी तक अपना सिलेबस कंप्लीट किया है। ठीक है, आज हम लोग एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है कैपेसिटेंस या फिर कैपेसिटर। आज हम लोग कैपेसिटर की स्टडी, कैपेसिटर की पढ़ाई स्टार्ट करने वाले हैं। कैपेसिटर को कंडेंसर ही बोला जाता है, कंडेंसर ही कैपेसिटर है। ठीक है, कंडेंसर आप लोगों ने देखा होगा। फैन में आपने एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर देखा होगा वाइट कलर का। फैन का कभी कैप खोलिए ऊपर तो आपको एक वाइट कलर का सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर दिखेगा, दैट इज कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर क्या होता है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कैपेसिटर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसमें हम लोग एनर्जी स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, एनर्जी स्टोर होता है, मतलब कैपेसिटर को अगर आप डिफाइन करना चाहोगे तो आप बोल सकते हो कि कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू स्टोर द चार्ज, है ना। वो चार्ज को स्टोर करके रखता है। बेसिकली कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जैसे हम बोलें कि कोई चार्ज है तो चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने देखा था कि चार्ज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो चार्ज से लेकर के इनफाइनाइट तक बिखरा पड़ा हुआ था। ठीक है, कैपेसिटर कुछ नहीं करता है, बस उस बिखरे हुए एनर्जी को कॉन्साइज कर लेता है। ठीक है, मतलब जो यहाँ चार्ज से लेकर के इनफाइनाइट तक बिखरा हुआ है उसको समेट करके एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर उसको स्टोर कर देता है। वही काम है आपका कैपेसिटर का। ठीक है, तो उसी की स्टडी करने वाले हैं कैपेसिटर के बारे में। तो कैपेसिटर का अगर आप डेफिनेशन चाहो या फिर सिंपल वर्ड में कि क्या होता है कैपेसिटर, तो आप सिंपल कह सकते हैं कि कैपेसिटर इज अ डिवाइस, या फिर आप बोल सकते हैं कैपेसिटर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज यूज टू स्टोर द चार्ज। ठीक है, या फिर इट इज यूज टू स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो चलिए थोड़ी सी बातें करते हैं आज कैपेसिटर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए अपने पास कोई चार्ज है, अपने पास कोई चार्ज है Q। ठीक है, और कोई कंडक्टर जिसके ऊपर चार्ज Q है, जिसका रेडियस R है। कोई कंडक्टर है जिसका चार्ज Q, उसका रेडियस R है। हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में देखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कुछ इस टाइप का होगा, है ना। पॉजिटिव चार्ज है इसलिए यहाँ से अवे फ्रॉम द चार्ज। ठीक है, ये बिखरा पड़ा होगा कहाँ से कहाँ तक। ये एनर्जी जो होगी वो बिखरी पड़ी होगी कहाँ से कहाँ तक, R से लेकर के इनफाइनाइट तक। इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में ये सारी एनर्जी बिखरी होगी। कैपेसिटर क्या करता है कि वो जो बिखरी हुई एनर्जी है ना उसको समेट करके एक पास ले आता है। यही काम है कैपेसिटर का। तो कैपेसिटर को, कैपेसिटेंस को अगर आप डिफाइन करना चाहोगे या फिर परिभाषित करना चाहोगे कैपेसिटेंस को, तो आप बोल सकते हो कि कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज। चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी ही कैपेसिटेंस कहलाती है। ठीक है, अगर आप कैपेसिटर को डिफाइन करना चाहते हो तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस which is used to store charge or energy in the form of electric field, in the form of electric field। ठीक है, तो आप डिफाइन कर सकते हो कि इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज यूज टू स्टोर द चार्ज और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये बेसिक आपका कैपेसिटेंस है। कैपेसिटर के बारे में बहुत बेसिक नॉलेज। ठीक है, देखिए कैपेसिटेंस को जो डिफाइन किया जाता है, कैपेसिटेंस को C से डिफाइन किया जाता है, एन इज इक्वल्स टू C इज इक्वल्स टू Q बाई V। ठीक है, कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज Q बाई V। तो यहाँ से एक और डेफिनेशन निकल के आता है कि कैपेसिटेंस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू राइज द वोल्टेज बाई 1 वोल्ट पर यूनिट। वोल्टेज में जो राइज करने के लिए चार्ज की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज नोन एज द कैपेसिटेंस। ठीक है, तो चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज द वोल्टेज बाई यूनिट अमाउंट, है ना, दिस इज नोन एज कैपेसिटेंस। यहाँ से आप इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला है दैट इज
C is equals to Q upon में V, where Q is what? Charge. ठीक है, Q is charge and V is what? Potential difference. V is potential difference. ठीक है, इसको नोट करिए, हम लोग इसके बारे में थोड़ी बहुत बात करेंगे। ये Q C is equals to Q upon में V जो लिखा है इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, इसको नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं C is equals to Q upon में V। ऊपर मैंने एक हेडिंग लिखा है कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर। क्यों लिखा है, क्या इसका मतलब है, इसके बारे में हम लोग थोड़ी देर बाद बात करेंगे। हम लोग बात कर रहे थे इसकी C is equals to Q upon में V या फिर कैपेसिटेंस is equals to चार्ज अपॉन में पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अगर हम किसी कंडक्टर की बात करें, मान लीजिए सबसे अपने लिए इजी होता है अगर हम स्फेरिकल कंडक्टर की बात करें। ठीक है, स्फेरिकल कंडक्टर के ऊपर बात करेंगे और उसके बाद इसको अप्लाई कर देंगे बाकी सारे कंडक्टर्स के लिए। तो स्फेरिकल कंडक्टर की अगर हम बात करें तो देखिए एक स्फीयर है, ठीक है, चार्ज इस पे क्यू है, कंडक्टिंग स्फीयर है, चार्ज क्यू है, रेडियस आर है। ठीक है, तो इसके ऊपर चार्ज, अगर हम बात करेंगे कि इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी होगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इट्स कैपेसिटेंस, तो हम लोग क्या लिखेंगे, C इज इक्वल्स टू, डेफिनेशन है C इज इक्वल्स टू Q अपॉन में V। ठीक है, तो चार्ज ऑन द कंडक्टर, Q इज व्हाट, Q इज द चार्ज ऑन द कंडक्टर। तो चार्ज, कंडक्टर के ऊपर चार्ज कितना है, Q है। ठीक है, और कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V। अपने को पता है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर whose radius is r is given by KQ by r। ठीक है ना। एक स्फेरिकल कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस जो पोटेंशियल होता है, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है, KQ by r। इसको अप्लाई करिए, यहाँ पे यूज करिए, तो क्या हो जाएगा, Q अपॉन में KQ by r। इसको हम लोग लिख सकते हैं, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा R by K। तो C is equals to R by K, और K is what? K is what? K is 1 upon में 4 pi epsilon naught। ठीक है, तो अपन लिखेंगे इसको C is equals to 4 pi epsilon naught इंटू में R। तो कैपेसिटेंस जो है उसका एक्चुअल जो फॉर्मूला निकल के आ रहा है वो ये आ रहा है। ठीक है, C is equals to Q upon में V तो होता ही है, लेकिन जिस तरीके से हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट किया है, उसमें हम लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, V अपॉन में I। ठीक है, उसके साथ ही साथ हम लोग ये जानते हैं कि रेजिस्टेंस जो होता है वो ना तो V के ऊपर डिपेंड करता है और ना ही I के ऊपर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस इज अ कांस्टेंट प्रॉपर्टी, है ना, ये कांस्टेंट प्रॉपर्टी है, ये डिपेंड करता है किस पे, रो L बाई A। आपको याद होगा, रो इज द रेजिस्टिविटी, L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड A इज द एरिया ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो है वो इसके ऊपर डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब हम शॉर्ट फॉर्म में बोले तो रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है मटेरियल और उसके डायमेंशन पे। उसी तरीके से कैपेसिटेंस जो है वो ना तो Q पे डिपेंड करता है और ना ही V पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है किस पे, R पे, रेडियस पे। रेडियस मतलब क्या है, शेप एंड स्ट्रक्चर, डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर या फिर आपका जो कैपेसिटर है। कैपेसिटेंस डिपेंड ओनली ऑन द डायमेंशन। ठीक है, वो डायमेंशन देखिए, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट भी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो डिपेंड किस पे कर रहा है, रेडियस पे, मतलब शेप पे। साइज, आपके कैपेसिटर का साइज क्या है उसके ऊपर आपका कैपेसिटेंस डिपेंड करेगा। ठीक है, इट इज द फंक्शन ऑफ रेडियस, है ना, डायमेंशन, नॉट द फंक्शन ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज। नो, इट्स नॉट द फंक्शन ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज, बट द कैपेसिटेंस इज द फंक्शन ऑफ व्हाट, रेडियस। ठीक है, मतलब साइज। तो किसी भी कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होगा वो डिपेंड करेगा कैपेसिटर के डायमेंशन पे, उसके साइज पे। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। तो कोई भी आपका कोई भी कंडक्टर हो, उसका जो कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी वो होगी C इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में R। ठीक है, नोट करिए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट आता है डेफिनेशन ऑफ अ कैपेसिटेंस, तो जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, उसको देखिए क्या बोलते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर बाय 1 यूनिट। ठीक है, किसी भी कंडक्टर के पोटेंशियल को 1 यूनिट इंक्रीज करने के लिए जितने चार्ज की रिक्वायरमेंट होती है वो उसका कैपेसिटेंस कहलाता है। ठीक है, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द कैपेसिटेंस, इसको नोट करिए, फिर आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट है
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर। आपका जो कंडक्टर है उसके कैपेसिटेंस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पहला पॉइंट है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैपेसिटेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैरेड इन एसआई यूनिट, है ना। एसआई यूनिट जो आपका कैपेसिटेंस का वो क्या है, फैरेड है, ठीक है। दिस इज फैरेड। फैरेड इज द एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, ठीक है। हालांकि एसआई यूनिट जो है वो फैरेड है, बट प्रैक्टिकली हम लोग फैरेड यूज नहीं कर पाते हैं। उसका रीजन क्या है, आइए देखते हैं। कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में आर, ठीक है। और अपने को पता है कि दिस एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू व्हाट, 8.85 इनटू 10 टू द पावर -12। ये वैल्यू जो है वो काफी कम है, देखिए ना, 8.85 इनटू 10 टू द पावर -12, है ना। दिस वैल्यू इज बहुत छोटा, बहुत छोटा ना, ठीक है। एंड रेडियस आप कंडक्टर का देखिए, आप कितना इतना यूज करते हो, रेडियस कितना है, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। आपके जो फैन वगैरह में लगा होता है कंडेंसर, उसका रेडियस कितना, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। सोचिए ये पहले से छोटी यूनिट है, उसके बाद मतलब छोटी वैल्यू है, उसके बाद रेडियस भी छोटा है, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, बहुत ही छोटा हो जाएगा। तो भले ही मैं क्यों इसके बारे में बात करूं, देखिए भले ही आपके कैपेसिटेंस का एसआई यूनिट फैरेड है, लेकिन हम लोग प्रैक्टिकली यूज करते हैं माइक्रोफैरेड, म्यू एफ, ठीक है। रीजन क्या है, अगर मान लीजिए नहीं समझ में तो समझने के लिए देखिए, अगर हम अपना कंडक्टर मान लीजिए, इफ वी ट्रीट द होल अर्थ, आपकी जो पृथ्वी है उसको अगर हम एक कंडक्टर की तरह ट्रीट करें तो इसका रेडियस कितना है आइडिया, दिस रेडियस इज 6400 किलोमीटर। यही तो है रेडियस ऑफ द अर्थ कितना है, 6400 किलोमीटर के आसपास में आता है, ठीक है। अब सोचिए इसको यहाँ पे अगर आप रखिए, मीटर में रखिए तो कितना हो जाएगा, 6400 इंटू में 1000, इतने मीटर हो गए, ठीक है। तो मतलब कितना, 6.4 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 6। उसके बाद में देखिए कितना बच रहा है, मतलब 8.85 इंटू में दिस मच वैल्यू, इंटू में दिस मच वैल्यू, फिर भी माइनस में कितना आएगा, -6 आएगा, ठीक है। तो अभी भी ये क्या है, बहुत ही छोटी यूनिट है। मतलब अगर हम अर्थ को भी एक कंडक्टर की तरह ट्रीट कर ले तो उसका भी कैपेसिटेंस जो है वो फैरेड इतना नहीं पहुंच पा रहा है ना। इसका भी कैपेसिटेंस, अर्थ का भी कैपेसिटेंस फैरेड इतना नहीं पहुंच पा रहा है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर पूरी पृथ्वी को ही हम एक कंडक्टर मान लें तो उसका भी यूनिट, उसका भी जो कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू फैरेड तक नहीं पहुंच पा रही है, उससे भी कम है। इसलिए प्रैक्टिकली हम लोग जो यूनिट यूज करते हैं ना वो माइक्रोफैरेड होता है, म्यू इंटू में एफ, है ना। माइक्रोफैरेड हम लोग प्रैक्टिकली यूज करते हैं, हालांकि ऐसा यूनिट ऑफ द कैपेसिटेंस इज व्हाट, फैरेड। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में हमेशा आपको म्यू एफ की वैल्यू दी रहेगी, म्यू एफ के आसपास की वैल्यू दी रहती है। फैरेड के बारे में कभी हम लोग बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। हालांकि याद रखिएगा प्रैक्टिकली हम लोग यूज भले ही म्यू एफ करते हैं, लेकिन ऐसा यूनिट इसका क्या है, फैरेड है, ठीक है। नोट करिए, फिर आगे इसके बारे में बात करते हैं। देखिए थर्ड पॉइंट जो है कि इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज m की पावर -1 l की पावर -2 i स्क्वायर n t की पावर 4, ठीक है। तो ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आप लोग डिराइव भी कर सकते हो, आप लोगों को अच्छे से आता है, ठीक है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला इसका ये हो गया, m की पावर -1 l की पावर -2 i की पावर 2 n t की पावर 4, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है, 1 फैरेड, जो हम लोग एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस के बारे में बात कर रहे थे, तो उसको डिफाइन कर रहे हैं कि 1 फैरेड क्या होता है एक्चुअली। तो 1 फैरेड इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर फॉर विच 1 कूलम चार्ज इंक्रीजेस पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट, ठीक है। 1 फैरेड किसी कंडक्टर का कैपेसिटेंस है जिसके लिए 1 कूलम का चार्ज अगर हम उसको देते हैं तो उसका जो पोटेंशियल होता है वो 1 वोल्ट से इंक्रीज हो जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं 1 फैरेड, ठीक है। तो 1 फैरेड इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर फॉर विच 1 कूलम चार्ज इंक्रीजेस पोटेंशियल बाई 1 वोल्ट, ठीक है। वो इसका डेफिनेशन हो गया, फॉर्मूला हो जाएगा 1 फैरेड का। 1 फैरेड इज इक्वल्स टू 1 कूलम अपॉन में 1 वोल्ट, जिस तरीके से हम लोगों ने 1 एम्पियर का डेफिनेशन लिखा था, ठीक है। यहाँ पे कुछ कन्वर्जन है, मतलब ये वैल्यू माइक्रोफैरेड के बारे में जो हम लोग बात करें तो 1 माइक्रोफैरेड विल इक्वल्स टू 10 टू द पावर -6 फैरेड। नैनो फैरेड का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर -9 फैरेड। एंड पिको फैरेड कितना हो जाएगा, 10 के पावर -12 फैरेड। ये कुछ कन्वर्जन है, ठीक है, बेसिक कन्वर्जन है, आप लोगों को पता होगा पहले से ही, ठीक है।
तो ये हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर। एक आइसोलेटेड कंडक्टर की जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो उसमें होनी चाहिए वो इतनी ही है, ठीक है। बाकी कुछ होगी तो उसको हम लोग आगे देख लेंगे, ठीक है। तो उसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, है ना। कैपेसिटेंस जो होता है कंडक्टर का वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो उसमें है पहला शेप एंड साइज। हम लोगों ने देखा था कि कैपेसिटेंस इज नाइदर द फंक्शन ऑफ चार्ज नॉर पोटेंशियल। कैपेसिटेंस ना तो चार्ज का फंक्शन है और ना ही पोटेंशियल डिफरेंस का फंक्शन है, वो फंक्शन है किसका, शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर। उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर, ठीक है। अगर हम कंडक्टर के साइज को इंक्रीज करेंगे तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा। कैसे इंक्रीज होगा अपने को पता है, कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू व्हाट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में R। अगर आप R की वैल्यू को इंक्रीज करोगे तो कैपेसिटेंस अपने आप ही इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। दूसरे देखिए क्या बात कर रहे हैं, ऑन सराउंडिंग मीडियम, है ना। कैपेसिटेंस जो होता है वो कंडक्टर के आसपास के सराउंडिंग मीडियम के ऊपर भी डिपेंड करता है, जिसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे लेक्चर्स में बात करेंगे, ठीक है। तो विद इंक्रीज इन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, ठीक है। अगर मतलब कैपेसिटेंस की अगर हम बात करें तो कंडक्टर के आसपास अगर हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू, जो कि हम लोग आगे बढ़ेंगे, डाइलेक्ट्रिक क्या होता है उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, उस K की वैल्यू को अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे तो कैपेसिटेंस भी आपका इंक्रीज होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है इसमें, प्रेजेंस ऑफ another कंडक्टर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रेजेंस ऑफ अनदर कंडक्टर, मतलब कोई और कंडक्टर होगा तो क्या होगा, इवन इफ वी प्लेस अ न्यूट्रल कंडक्टर, नियर अ चार्ज्ड कंडक्टर, कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि अगर किसी चार्ज्ड कंडक्टर के पास हम लोग कोई न्यूट्रल कंडक्टर मतलब अनचार्ज कंडक्टर भी रख देंगे तो कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ऐसा कैसे होता है, देखिए थोड़ा जगह बचा है, बात कर लेंगे यहाँ पे। अगर मान लीजिए कोई कंडक्टर है जिसके ऊपर चार्ज कितना है, Q है, ठीक है, और उसके बगल में अगर हम लोग कोई न्यूट्रल कंडक्टर, NC मतलब न्यूट्रल कंडक्टर, कोई भी न्यूट्रल कंडक्टर रख देंगे तो क्या होगा, ये चार्ज पॉजिटिव है तो इस साइड पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा, और इस साइड क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी बढ़ जाएगा। इधर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी और इधर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ये चार्ज कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा, और जैसे ये चार्ज कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस की वैल्यू जो होगी यहाँ पे वो इंक्रीज कर जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है। आपका एक चार्ज कंडक्टर था, इसकी अपनी खुद की कैपेसिटेंस तो है C इज इक्वल टू Q अपॉन में भी, ठीक है। बट अगर इसके बगल में आप एक न्यूट्रल कंडक्टर भी रखते हैं जो चार्ज में नहीं, न्यूट्रल कंडक्टर भी रखते हैं तो क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव, इसके अंदर चार्ज तो होगा ना, पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल चार्ज होंगे, इसलिए इसको हम लोगों ने क्या बोला, न्यूट्रल बोला। लेकिन इसके अंदर चार्ज तो है ना, चार्ज होने का मतलब क्या है, कंडक्टर है और इसके बगल में एक पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर रखा हुआ है, तो नेगेटिव चार्ज इस साइड एक्यूमुलेट हो जाएगी ना, अट्रैक्ट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगी, और पॉजिटिव चार्ज का डिपोजिशन जो होगा या फिर पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी इधर ज्यादा हो जाएगी, तो ये कंडक्टर जो है वो एक चार्ज कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा और कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आ रही बात समझ में। तो कैपेसिटेंस जो है आइसोलेटेड कंडक्टर को, वो इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, कैसे इंक्रीज करता है, क्या क्या फैक्टर होते हैं उसके इंक्रीज होने या फिर डिक्रीज होने के लिए, कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो पहला क्या है, शेप एंड साइज, दूसरा क्या है, सराउंडिंग मीडियम, और तीसरा क्या है, प्रेजेंस ऑफ अनदर कंडक्टर। कोई तीसरा कंडक्टर भी मतलब कोई दूसरा कंडक्टर भी होगा तो उसकी वजह से कैपेसिटेंस की वैल्यू हमेशा ही बढ़ेगी, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको किसी भी कैपेसिटर के कैपेसिटेंस की वैल्यू को इंक्रीज करना है, किसी भी कंडक्टर के कैपेसिटेंस की वैल्यू को इंक्रीज करना है, तो उसके बगल में कोई न्यूट्रल कंडक्टर रख दीजिए तो अपने आप उसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। आई बात समझ में, नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। आइए फिर कैपेसिटर के बारे में थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए दो प्लेट है, कंडक्टिंग प्लेट है, दो कंडक्टिंग प्लेट है मेरे पास, ठीक है। मान लीजिए इनिशियली ये न्यूट्रल था, उस पर हमने क्या किया, यहाँ से चार्ज उठा करके, है ना, मतलब चार्ज
आपका कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट की न्यूट्रल है, मतलब क्या हुआ कि दोनों के ऊपर नेट चार्ज कितना है, 0 है। ठीक है, अब मैं किसी एक प्लेट से चार्ज उठा करके दूसरे प्लेट पे रखूंगा तो क्या होगा, एक चार्ज पे पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी और दूसरे पे नेगेटिव चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी। हम जानते हैं यार, हम क्या जानते हैं, मान लीजिए यहाँ से हमने चार्ज उठा करके इधर पुट करना स्टार्ट किया तो हम लोग किसका ट्रांसफर करेंगे, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेंगे। मतलब यहाँ पे चार्ज डिपोजिशन जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। अच्छा नहीं लगेगा, अंदर की तरफ आप चार्ज बनाइए वो बेटर है ना। इस पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा इस वाले प्लेट पे, और इस वाले प्लेट पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। मान लीजिए कुछ ऐसा करते करते इसके ऊपर चार्ज डेवलप हो गया माइनस की और इस पर चार्ज डेवलप हो गया प्लस की। पहले क्या था, न्यूट्रल था, उसके बाद लोगों ने चार्ज ट्रांसफर करना स्टार्ट किया, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना स्टार्ट किया। इसके ऊपर क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज भी डेवलप हो गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। मान लीजिए इसका एरिया ए और इसका भी एरिया क्या है, ए है। ठीक है, तो इसकी चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, सिग्मा इक्वल्स टू प्लस क्यू अपॉन में ए, और इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी, सिग्मा इक्वल्स टू माइनस क्यू अपॉन में ए। चीज़ों को ध्यान से देखिएगा। और दोनों प्लेट की दूरी मान लीजिए कितना है, डी है। द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू कंडक्टर, ये जो दोनों कंडक्टर हैं इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, डी है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस तरीके से जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा, नेगेटिव चार्ज को टर्मिनेट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी। सिग्मा की वैल्यू कितनी है, क्यू अपॉन में ए। तो हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी वैल्यू जो है वो है क्यू अपॉन में ए इंटू में एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी, है ना। यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी, क्यू इंटू में एप्सिलॉन नॉट अपॉन में ए। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था, V इक्वल्स टू क्या, E डॉट डी है, तो E इंटू में डी। ठीक है, और कैपेसिटेंस कितना है, कैपेसिटेंस C इक्वल्स टू क्या है, Q अपॉन में V। ये कैपेसिटेंस की वैल्यू है। सारी वैल्यूज को उठा करके पुट करिए, देखिए कितनी वैल्यू आ रही है, C इक्वल्स टू Q अपॉन में V। V की वैल्यू है E इंटू में D, E की वैल्यू है Q एप्सिलॉन नॉट बाई A। तो इसको लिखिए, तो C इक्वल्स टू Q, E की वैल्यू है Q इंटू में एप्सिलॉन नॉट अपॉन में A। ठीक है, ये वैल्यू होगी किसकी, E की इंटू में D। ठीक है, यहां से प्यार से देखिए, तो Q ने Q को मार डाला, C की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, C की वैल्यू चेक करिए, एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, एक सेकंड रुकिएगा, माफ कीजिएगा। यहाँ पे सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट है, तो ये एप्सिलॉन नॉट जो है वो नीचे आएगा। ठीक है जी, अब ठीक है। ठीक है, तो C की वैल्यू देखिए कितनी आ जाएगी, ये A इंटू एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो C की वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। दिस इज ऑल्सो द फॉर्मूला फॉर द कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का एक और फॉर्मूला निकल के आता है एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, एंड दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये फॉर्मूला जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एप्लीकेबल है किसके लिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। हम लोगों की जो ज्यादातर स्टडी होगी वो किसके ऊपर होगी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, और उसका जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है वो आता है एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। तो दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखिए ये दोनों कंडक्टर क्या है, दूसरे के पैरेलल है, और क्या है, ये प्लेट है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए ये हम लोगों ने सारा डेरिवेशन किया है। तो आप चाहो तो यहाँ पे हेडिंग डाल सकते हो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आ रही बात समझ में, यू कैन राइट हियर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड दिस इज द होल डेरिवेशन। ठीक है, यही पे इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, आइए एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं इस पे। मान लीजिए अपने पास पैरेलल प्लेट है, दो पैरेलल प्लेट है इस तरीके से, ये दोनों प्लेट एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, इनके बीच की दूरी जो है वो मान लीजिए x है।
ठीक है। ये जो इनकी हाइट है वो मान लीजिए y है और इनकी जो चौड़ाई है विड्थ है वो z है। मेरी बात समझिए, दोनों आइडेंटिकल प्लेट्स हैं, ठीक है। इनके बीच की दूरी जो है वो x है, इसकी जो हाइट है ना, ऊंचाई जो है प्लेट की वो y है और इसकी चौड़ाई जो है वो कितनी है, z है। अगर प्लेट की बात करें तो आप बोल सकते हैं लंबाई इसकी y है और चौड़ाई इसकी कितनी है, z है, ठीक है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, फाइंड कैपेसिटेंस, फाइंड कैपेसिटेंस, ठीक है। तो क्या अपने को क्या पता है, सी, देखिए दोनों पैरेलल प्लेट है ना, दोनों ही प्लेट एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। तो हम लोग क्या लगा सकते हैं यहाँ पे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला, तो सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू एप्सिलॉन रहेगी, एरिया क्या हो जाएगा, एरिया देखिए प्लेट का एरिया कितना है, y इंटू में z, तो लिख सकते हैं क्या, y इंटू में z, और दोनों के बीच की दूरी d कितनी है, x है। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट बाई z बाई x, ठीक है। तो दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन ऑन दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसको नोट करिए, फिर देखते हैं आगे। तो ये एक जनरल आज का इंट्रोडक्शन चैप्टर था, इंट्रोडक्शन लेक्चर था आपका कैपेसिटर चैप्टर पे, ठीक है। इसके बारे में हम लोग आगे की स्टडी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जिसमें हम लोग एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर के बारे में बात करेंगे कि कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, कैसे आती है, क्या होता है उसका पर्पस, क्या होता है उस एनर्जी का पर्पस क्या होता है, हाउ इट कम्स इनटू द कैपेसिटर, ठीक है। थोड़ी सी मैं बात करना चाहूँगा और यहाँ पे कैपेसिटर के बारे में। कुछ लोग बोलते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर का काम क्या है, फंक्शन क्या है, क्यों हम पढ़ते हैं, क्यों हमको जरूरत पड़ती है कैपेसिटर की, वो पंखे में क्यों अच्छा लगता है क्या, वैसे भी वो ऊपर रहता है दिखता तो है नहीं, ठीक है। तो ये कैपेसिटर या फिर कंडक्शन का पर्पस क्या है, देखिए कहीं पे भी अगर आप लोग हायर स्टडीज करोगे, आप लोग इंजीनियरिंग वगैरह करोगे, तो उसमें आप लोग पढ़ोगे इंडक्शन मोटर, 3 इडियट्स मूवी देखा होगा आप लोगों ने, जिसमें वो प्रोफेसर थे ना, क्या विरुस्वास्थ्य बुद्ध, जो आपसे पूछते हैं, आपसे नहीं मतलब मूवी पूछते हैं ना, वो क्या नाम था उसका, राजू रस्तोगी, जो टुल्लो के आया था, रम पी के आया था ना कुछ, हाँ रम पी के आया था, तो उससे पूछता है ना हाउ डज एन इंडक्शन मोटर स्टार्ट, और वो मस्त ब्लूम ब्लूम करके बताता है। तो इंडक्शन मोटर स्टार्ट करने के लिए हमें कैपेसिटर की जरूरत पड़ती है, कैपेसिटर या फिर उसकी जैसे कोई चीज़ की जरूरत पड़ती है। तो कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू प्रोवाइड इंस्टेंटेनियस अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, है ना, कभी बहुत सारी एनर्जी की जरूरत पड़ती है और एक छोटे से टाइम के लिए चाहिए होती है, फॉर स्मॉल इंटरवल टाइम, है ना, फॉर अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम इफ यू रिक्वायर अ हाई लेवल ऑफ एनर्जी देन कंडेंसर और कैपेसिटर इज यूज्ड, ठीक है। वो फैन में जो कंडेंसर, अगर आप सुने होंगे, अगर आपके फैन का कंडेंसर जल जाता है तो आपका फैन बहुत धीरे रोटेट करता है या फिर नहीं रोटेट कर पाता है, ठीक है। अगर आपका कंडेंसर बिल्कुल खराब हो गया है तो वो बिल्कुल रोटेट नहीं करेगा। कंडेंसर क्या करता है कि उसमें एक एडिशनल एनर्जी आपके सर्किट में प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से आपके फैन के बीच में टॉर्क प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से वो फैन जो होता है वो क्या करता है, रोटेट होना स्टार्ट कर जाता है, ठीक है। तो दिस इज द फंक्शन, दिस इज द मेन एप्लीकेशन ऑफ द कंडेंसर, इट्स एप्लीकेशन इज टू प्रोवाइड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, थैंक यू।